हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका कि टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वन के बारे में, जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और वन में जो जीव रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और नोट्स चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। कमेंट्स में आपको बोलना होगा, ठीक है। नहीं भी बोलेंगे तो कभी कभी मैं कर देती हूँ, कभी कभी आप लोग बोलेंगे तब मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता है करने का, इसलिए तब थोड़ा ज़्यादा चांस है। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब इतने जूनियर क्लास का ये तो है नहीं, क्लास 10 का है, तो थोड़ा बहुत हम लोग समरी भी लेते हुए चलेंगे किसी किसी पैरा में। मैं हो सकेगा कि सिर्फ आपको उसका सारांश बता दूँ कि पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाहता है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अब। नरक, नरक 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 नाम होगा, नहीं, आई गेस नारक होगा। ओके, इंग्लिश वाला में बहुत दिक्कत है यार पढ़ने में। नारक, माई लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चास। Oh Narak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forest and insects and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. So यहाँ पे ये एक लेप्चा फोक सॉन्ग है, ठीक है। उसी का एक यहाँ पे छोटा सा दिया गया है कटआउट, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों से, नदियों से, पर्वतों, वनों, जीव जंतुओं से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर हवाओं से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ठीक है, ये एक लेप्चा फोक सॉन्ग है, उसी से ये लिया गया। वी शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, लिचन्स टू पेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारा रीडिंग करने से बेहतर है मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ। चैप्टर छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो आप और हम कह रहा है, आप और हम कहाँ रहते हैं? आप और हम रहते हैं पृथ्वी पर। सो इस ग्रह पर हमारे साथ साथ केवल ह्यूमन बींग्स तो है नहीं, हमारे साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। और आप देखते हैं कि वो जीव जंतु में वैरायटीज़ कितनी सारी हैं, मतलब कोई एक दो काउंट नहीं कर सकते, मिलियंस में हैं। वैसे लोग कह रहे हैं, वैसे जीव जंतु, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत विविधता देखने को मिलेगी आपको। फिर वन जीव में भी आपको बहुत विविधता देखने को मिलेगी, जानवरों में। फिर वो जो कीट पतंगे होते हैं उनमें आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ साथ इस पृथ्वी पे बहुत सारे अन्य जीव भी रह रहे हैं, बहुत सारी इनमें विविधताएँ भी पाई जा रही हैं। सो जो ये और ह्यूमन बींग्स यानी कि हम और ये सारे जीव मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सारे प्लांट्स वगैरह मिलके हम सब लोग क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और सभी के सभी उस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे इस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो हम सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ उपजता है? मिट्टी में। मिट्टी हम कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से ले रहे हैं। जल, जो जिसके बिना कि हमारा जीवन मुश्किल है, वो हम कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से ले रहे हैं। सो एक तरह से हम इस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और उसी तरह से पौधे भी प्रकृति पे निर्भर हैं अपने जीवन के लिए, पशु पक्षी भी प्रकृति पे निर्भर हैं अपने अपने जीवन के लिए। सो जो फॉरेस्ट है यानी कि जो वन है, वो इस इकोसिस्टम में, वो इस इकोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत ही की रोल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एक प्राथमिक उत्पादक है। मतलब कि मान लीजिए, इमेजिन करिए, जब हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे तब क्या था? तब हमारा भरण पोषण कैसे होता? तो तब फॉरेस्ट में कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे, कंद मूल इकट्ठा करके लाइक ह्यूमंस, हंटर्स एंड गैदरर्स भोजन प्राप्त करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अब हम तो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, जीव जंतु जानवर जो हैं, जंगली जानवर, वो कहाँ निर्भर हैं? फॉरेस्ट पे निर्भर हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है,
Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. So, बायोडाइवर्सिटी यानी कि वन्य जीव और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहें तो इस उपजातियों में अत्यधिक क्या है, जैव विविधता पाई जाती है और ये आकार और कार्य में भिन्न है, लेकिन आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे का फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. So भारत में अगर हम लोग वनस्पति और प्राणी की बात करें तो अपने आसपास अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, मतलब कि स्पेशल वैरायटी हैं जो आपको और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, आपके क्षेत्र में ही मिलेंगे। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. अगर वास्तव में बात करें तो भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से क्या है, एक है। यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना बहुत प्रचुर मात्रा में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या पाया जाता है, यानी कि लगभग 16 लाख। ये अभी खोजी जाने वाली जो उपजातियां हैं उससे 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के बारे में आप पिछली क्लासेस में आई होप सो कि पढ़ चुके हो। मैंने तो अपने सारे वीडियोस में पढ़ाया था। अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। 6 to 12 चल रहा है सीरीज़, तो 6 से मैंने अभी तक 10 तक पहुँचे हैं। आई होप आगे मैं कंटिन्यू करूं और सारा कंप्लीट करा दूं। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेती हूं, पर इट्स ओके। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति हो गए, ये फ्लोरा फाउना हो गए, प्राणी हो गए, हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो चुके हैं। ठीक है, हमें लगता है ये तो फ्री है, इसका क्या है कि नहीं। लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समयों में इन संसाधनों पर क्या है, भारी दबाव पड़ा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में वन और वन जीव का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन हमें वनों और वन जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, मतलब क्यों करना चाहिए। Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air and soil. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. So, हमें संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण से जो हमारी पारिस्थितिकी विविधता है, इकोलॉजिकल जो हमारा डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहता है, यानी कि बना रहता है, और हमारे जो जीवन साध्य संसाधन है जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पे हम जो कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, ठीक है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। In the 1960s and 70s, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats. An all-India list of protected species was also published. The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. Subsequently, यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ दूँगी तो आप भी बोरियत लगेगा आपको। 1960 और 1970 के दशक हैं इनके। इस समय इस दौरान क्या हुआ कि पर्यावरण संरक्षकों ने, जो पर्यावरण संरक्षक थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने राष्ट्रीय वन जीव सुरक्षा कार्यक्रम की बहुत ही जोर से मांग की, बहुत ही पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें कि जो वन जीव थे उसके आवास के रक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान लाए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई।
इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां के बचाव पर, फिर शिकार जो हंटिंग होता है उस पर प्रतिबंधन, वन जीव आवासों की कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव पशु विहार जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने बहुत सारी परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष जो वन प्राणी हैं उनको बचाना था, उनको रक्षा प्रदान करना था। और इन प्राणियों में क्या क्या आता है? बाघ आता है, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न डायनासोरस, कश्मीरी हिरन आता है, हंगुल आता है, 3 प्रकार के मगरमच्छ जिसमें कि एक तो फेरस वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ये सब आते हैं। फिर एशियाई शेर हो गया और कुछ अन्य प्राणी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, बस्टर्ड और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा कहा जाए तो आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो बाघ परियोजना, तो बाघ वन्य जीव संरचना में ये बाघ जो है एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। और 1973 में जो अधिकारी थे उन्होंने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या जो अनुमानित संख्या 55,000 थी उससे घटकर मात्र 1,027 रह गई। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस आया, 55,000 से सीधे 1,000, 1,800। मतलब सोचिए बाघों को मारकर क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्लीगल हंटिंग की गई, बहुत ज़्यादा कहा जाए तो पोचिंग की गई, एक तरह से कह सकते हैं। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि के कारण बाघों की संख्या घटती रही। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत कुछ मेडिसिन्स बनाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है और इस कारण से ये जाति जो है विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ याद रखनी है कि भारत और नेपाल ही दुनिया के 2/3 समझ रहे हैं, 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं और ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। समझ रहे हैं आप? जिसको भी चाहिए गैरकानूनी रूप से बाघ का कोई भी उसके खाल की बात करें, उससे दवाइयाँ बनाने की बात करें तो वो जानता है भारत नेपाल में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाएंगे तो यहीं पे हंटिंग की जाती है। एक बहुत ही बड़ा कारण रहा इतनी बड़ी संख्या में कमी आने के लिए, बहुत ही बड़ा कारण था। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज़ धीरे धीरे कम होते गए, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उनके रहने का भी जगह कम होती गया और उनका खाना पानी भी कम हो गया। बट इससे भी बड़ा फैक्टर यही है कि हंटिंग लार्ज स्केल पे की गई। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 1973। 1973 में इसे शुरुआत किया गया था इसका। और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, लेकिन अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, ये कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए भारत में बाघों के संरक्षण के लिए। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. There is now a more intensive search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. In the notification under Wildlife Action of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. So, आजकल जो संरक्षण परियोजनाएं यानी कि जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं वो जैव विविधताओं पर केंद्रित नहीं की होती ज़्यादा, इसके बहुत सारे जो अदर कंपोनेंट्स है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में अब इंसेक्ट्स को भी शामिल किया जा रहा है, उनको भी महत्व मिल रहा है। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जंगली जानवर ही लुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं वो लुप्त हो और प्लांट स्पीसीज़ भी यहाँ तक की। संरक्षण नियोजन में अब कीटों को भी शामिल किया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। वन जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत बहुत सारी तितलियाँ, पतंगे हो गए, ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। ये डेट याद रखिएगा, 1991। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज।
वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण की बात करते हैं। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रैदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. These are classified under the following categories. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना भी चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियम बहुत थोड़ा कठिन है। ठीक है, भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के ही प्रबंधन में आते हैं और इनमें निम्नलिखित वर्गों को इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्या है, फॉरेस्ट एरिया जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, दूसरा है रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो था रिजर्व फॉरेस्ट, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, प्रोटेक्टेड है। 1/3 हिस्सा। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और फिर तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी कि अन्य सभी प्रकार के, इन दोनों के अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं और बंजर भूमि है जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest, constituting 75% of its total forest area. Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have large percentage of reserve forest of its total forest areas, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have a bulk of it under protected forest. जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ऐसे ये एक तरह से स्थायी वन है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन के जो पदार्थ हैं और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात क्या है, आरक्षित वनों का है यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनका एक बड़ा रेशियो है। और पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में और गुजरात में पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र क्या है, अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अवर्गीकृत मतलब अनक्लास्ड, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और वन संरक्षण। बात करी जाए हमारे देश की तो वन संरक्षण के लिए बहुत सारे आज तक नियम लागू किए गए, बहुत सारी योजनाएं लाई गई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से लोग अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के भी आवास है, मतलब कि जीव जंतुओं के लिए तो ज़रूरी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो उसी फॉरेस्ट में रहती हैं। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग जो है वो फॉरेस्ट के जो जीव हैं उनका रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। मतलब वहाँ पे माइनिंग चलती है और वहाँ पे वन जीव को प्रोटेक्टेड करने के लिए ये सही चीज़ नहीं है वहाँ पे वन जीवों के लिए, तो उसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से माइनिंग को बंद कराया जा सके। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो पहले लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे क्योंकि पहले लोग प्रकृति पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब लोग सोच रहे हैं कि अब हमें क्या, हमें जंगल में तो नहीं रहना, पर कहीं ना कहीं जंगल अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी। ठीक है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित है, वहाँ पे शिकार करना मना है और बाहरी लोगों की घुसपैठ भी यहाँ पे मना है। द फेमस चिपको
फेमस चिपको मूवमेंट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, चिपको आंदोलन के बारे में। तो इससे क्या है कि कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में लोग कामयाब हुए और इसके साथ साथ ये भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, उनका प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन क्या है, संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके। पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on the degraded forest land managed by the forest department. In turn, the members of these communities are entitled to intermediate bill like non-timber forest. Okay. औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने ये JFM का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जिसमें कि ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसके बदले में क्या होता है कि ये जो समुदाय होते हैं, इन्हें मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती चीज़ें फॉरेस्ट से इनको मिल सकती हैं, मतलब ये ले सकते हैं अपने लिए। कुछ लकड़ी हो गए, कुछ और उत्पाद हो गए फॉरेस्ट के, वो वहाँ से ये लेते हैं समुदाय, उनका लाभ इनको मिलता है। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, except only those economic or developmental activities that are people-centric, environment-friendly and economically rewarding. भारत में पर्यावरण के विनाश और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनको हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, लेकिन स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। इसीलिए वे भी विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए, जिसमें कि क्या है कि जनमानस पे केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न हो और आर्थिक रूप से क्या है, एक तरह से रिवार्डिंग भी हो, आर्थिक रूप से यानी कि प्रतिफलित भी हो। यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज की बात की गई है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि पवित्र पेड़। Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी कि सेक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं। देवी देवताओं का वन कहा जाता है इन्हें। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं या तो कोई नहीं जाता, यहाँ किसी को छेड़छाड़ करने नहीं देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं, यानी कि बनियान ट्री। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं। सेक्रेड क्वालिटीज़ आमतौर पर झरने हो गए, जो पहाड़ की चोटियां हो गई, पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अपने मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई इनको नुकसान नहीं पहुँचाता। हमारे जो क्या कहते हैं एंसेस्टर थे, वो बहुत ही
लाइक बहुत उन्होंने अच्छा सोचा कि अगर हम लोग हर चीज़ को पूजा पाठ से जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पाप से तो थोड़ा बहुत डरते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को पूजा पाठ से जोड़ दिया गया। बहुत जो बेसिक चीज़ें थी उनको तो जोड़ा ही गया, जैसे कि पेड़ पौधों को जोड़ दिया गया। अब जैसे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल हो गया, बनियान हो गया, नीम, इन सबको जोड़ दिया गया ताकि लोग इसको काटें ना। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस सिर्फ पूजा पाठ की दृष्टि से ना देखें, साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो बहुत महत्व है इन सब पेड़ों का हमारे जीवन में। बहुत सारी मेडिसिन बनने में काम आती है इन पेड़ों के द्वारा। और छोटे मोटे लाइक दिक्कत होती है हमें तो ये तो ऐसी औषधि का काम कर देते हैं ये पेड़। सो यहाँ पे यही कह रहा है। बात की हमने इस चैप्टर में फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, और ज़्यादातर हमने बात की उसके कंजर्वेशन के बारे में। सो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हमने काफ़ी लंबे समय तक इसे नेग्लेक्ट किया है। और कहीं ना कहीं जो आज हो रहा है उसमें गलती तो हमारी ही है। ठीक है, तो उसे सुधारना भी हमारा ही काम है। और शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है। बहुत लाइक सीधे देश में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है। एक आदमी के शुरू करने से ही कोई चीज़ शुरू होती है। सो इस बात का इंतज़ार ना करें कि बगल वाला करेगा तब हम करेंगे। आपको बस जो सही लग रहा है वो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है वहाँ पे आप बड़े पेड़ ना लगा सके, छोटे पौधे ही लगाइए। अगर आपके पास लाइक घर है तो सीधे छत पे आप लगाइए, बालकनी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पेड़ पौधे आप लगाइए। कहीं ना कहीं आप अपना जो लाइक कहा गया है कि मानव परोपकारी है, तो अपने अंदर की परोपकारिता आप और जीवों पर भी दिखाइए, क्योंकि भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि हमें दी है, तो हमें इसका प्रयोग दूसरे जीवों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। सो कंजर्वेशन जिम्मेदारी हमारी है, और जो लोकल कम्युनिटी है उसकी सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वही जानती है कि वहाँ पे उस चीज़ का महत्व कितना है। ठीक है, सो सरकार तो बाद में आएगी, पहले वहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, तो अपने लिए आप लोग कुछ कदम उठाइए, जागरूक बनिए। कंजर्वेशन इज़ योर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, एंड इट्स ऑफकोर्स गवर्नमेंट्स ड्यूटी ऑल्सो। सो क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ही में से लोग जाके बनाए हैं गवर्नमेंट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।